जी स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आपने पढ़ना है कल आप लोगों ने देख लिया जी। हमने क्या चेक किया था, आप लोगों ने देखा था कि कैसे आप लोगों ने रेडियस ऑफ ऑर्बिट को फाइंड किया था और उसमें से वेलोसिटी, दो इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया था। फिर आपने चेक किया जी कैसे रेडियस और वेलोसिटी का जो है इनवर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करता है यानी आपका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है, वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस के का जो था वो इनवर्स रिलेशन था। ठीक हो गया। फिर आपने ये भी देखा कि कैसे जो है जो स्पेसेस बिटवीन द रेडियस हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो इक्वली स्पेस नहीं है, बल्कि क्या है जी, कुछ के दरमियान गैप ज्यादा है, कुछ के दरमियान गैप कम है। ठीक हो गया। आज जो आप लोगों ने टॉपिक स्टडी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी एनर्जी क्या है। आपको पता है, बहुत अच्छी तरह जानते हो कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होती है बेसिकली टू पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रही होती है। हर एनर्जी, जो टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी की होती है, वो दो होती है। कौन सी होती है, बड़ी क्लियरली आपको पता है, पढ़ के आ रहे हो कि एनर्जी जो होती है बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कि आपके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, कि वो एनर्जी जो किसी की मूवमेंट की वजह से हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी जो किसी पोजीशन की वजह से हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग बड़ी क्लियरली इस चीज के बारे में पता है। ठीक है जी। हमें यहाँ पे पता है जी काइनेटिक एनर्जी, आपको खुद पता है जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv²। आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल होती है। ठीक हो गया। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। हमने क्या करना है जी, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आइडिया देख लीजिए आप लोग, क्या देखना है आप लोगों ने जी। हाँ, अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को लें तो आपको पता है वो क्या होती है जी, 1/2 mv²। आप लोग पढ़ के आ रहे हो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 आ गई। ठीक है। अभी आपको पता है पिछले टॉपिक में हमने वेलोसिटी की जो थी v² की वैल्यू निकाली थी, जो किसके इक्वल थी, वो वैल्यू हम इधर पुट करेंगे। v² आप लोगों ने निकाला था, v² इज इक्वल टू क्या था जी, z²। z आपको पता था जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, e² जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम था। अब इस वैल्यू को जो है हमने पुट कर देना है इसके अंदर, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और v की जगह क्या है जी, z² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आर एम है। अब यहाँ पे m से कैंसल आउट हो गया, तो टोटल इक्वेशन, जो नई इक्वेशन आपके पास आई है रीअरेंज होकर, वो क्या है जी, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या निकली, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, आपके पास 1/2 है और 2 और 4 था, तो 4 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू z² डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और साथ क्या होगा, आर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल आई। अब आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल आई है, अब आप लोगों ने क्या करना है जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेसिकली वर्क डन होता है। ठीक हो गया। अब वर्क डन क्या होता है आपके पास, आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। क्या आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपके पास वर्क डन कहलाता है। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या कहला रहा है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है, हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। आपको खुद पता है जी, जो चीज पॉजिटिव और नेगेटिव होती है उसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन हमारे पास चार्ज बॉडीज हैं, इनके दरमियान भी क्या मौजूद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये जो फोर्स है आपके पास, ये किसके इक्वल हो जाएगी, z² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² के इक्वल हो जाएगी। और डिस्टेंस जो होता है, आपको पता है स्मॉल डिस्टेंस होता है, d फॉर स्मॉल चेंज के लिए कहते हैं, और डिस्टेंस यहाँ पे हम क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। ठीक हो गया, आपके पास रेडियस आ गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो है आपका इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, आपके पास इक्वल है जी z, फोर्स हमारे पास z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किसके साथ आएगा, dr। dr क्यों है, हमने कहा ये डिस्टेंस है।
ठीक है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपने कैलकुलेट करना है किसी भी डिस्टेंस r से फ्रॉम द न्यूक्लियस, आपको डिस्टेंस का नहीं पता, आप कोई भी डिस्टेंस है, नियर टू न्यूक्लियस ले सकते हो या अवे फ्रॉम न्यूक्लियस ले सकते हो, ठीक है जी। तो डिस्टेंस r है, वी कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन का फ्रॉम ब्रिंगिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी to a point at a distance r from the nucleus। क्या बात उन्होंने की है, हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब हमें नहीं पता कहाँ मौजूद है, बहुत दूर मौजूद है। हम क्या चाहते हैं कि आपका न्यूक्लियस से r ये जो डिस्टेंस है ये मेजर करें। हमें क्या करना पड़ेगा, हमने टोटल वर्क डन को फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क डन फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो इंफिनिटी में पड़ा है उसे उठाकर हमने लेकर आना है कहां पे, डिस्टेंस r पे। जब हम उसे इंफिनिटी से डिस्टेंस r पे लेकर आएंगे तो जो टोटल वर्क डन हमारा होगा वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये इसकी वैल्यू जो होती है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग द वैल्यू। आपने इसमें क्या करना है जी, लिमिटिंग फैक्टर की जो क्या करनी है, लिमिट्स लगा देनी है। अब लिमिटिंग कैसे लगाई जाएगी वो चेक करते हैं जी। आपने क्या लगानी है, लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप लोग फिजिक्स में मे बी पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। इन लिमिट्स कैसे लगाई जाती हैं, लिमिट्स हमने लगानी है जी। कैसे लगाई हैं, यहाँ पे चेक करें, दिस वन, ये लिमिट्स लगाइए। लिमिट्स लगाते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन। लिमिट्स कहां से हमने लेकर आना है, इंफिनिटी से लेकर आना है। इंफिनिटी से कहां पे लेकर आना है, डिस्टेंस r में। तो जहां से लेकर आएंगे वो नीचे लिख दिया हमने, और जहां पे लेकर आना है वहां पे हमने r लगा दिया। अब हमने इंटीग्रेशन करवाई है, किसकी करवानी है, वर्क डन की करवानी है। वर्क डन में क्या है, जेड स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। जेड स्क्वायर है आपके पास, डी आर जो आपके पास ऊपर इक्वेशन आई थी, ओवर 4πε0r। अब इंटीग्रेशन जो होती है वो हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल क्वांटिटी की होती है, कांस्टेंट फैक्टर्स की नहीं होती। अब इसमें जेड भी आपको पता है कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है आपके पास। ई स्क्वायर नंबर ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है आपके पास। इधर 4 भी कांस्टेंट आ रहा है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अब इसमें जो कांस्टेंट नहीं है, जो वेरिएबल है, वो क्या है, डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दिस वन, ठीक है। तो हमने पहले ऑल कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया, जिससे वेरिएबल का इंटीग्रेशन निकाल ली। जब वेरिएबल की इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू क्या आती है, -1/r। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आती है, -1/r आती है। ठीक हो गया, हम वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि इसकी जो इंटीग्रेशन वैल्यू है वो क्या है, -1/r। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/r आ जाएगा। तो आपका जो फैक्टर है वो क्या बन जाएगा जी, -ZE² डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। अब ये माइनस क्यों लिखा हुआ है, इस माइनस की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है, अब ये जो आपके पास वर्क डन आया है, बेसिकली क्या है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई है, लेकिन किस में आई है, नेगेटिव में आई है। अब ये नेगेटिव हमें क्या बता रही है, नेगेटिव हमें बताती है द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग। आपको पता है जब कोई एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है तो हम उसे नेगेटिव से शो करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव बताता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी पोजीशन की वजह से, यानी कि जो चीज स्टैटिक है, रुकी हुई है, लेकिन जब वो चीज मूव करेगी, जब वो हम उसे इंफिनिटी से आर पोजीशन पे लेकर आएंगे तो चीज मूव कर रही है। अगर वो मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ज्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि वो मूवमेंट में आ गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने की वजह से हमने क्या कर दिया, माइनस साइन इंडिकेट कर दिया। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आर पोजीशन की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एट इंफिनिटी इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग। इंफिनिटी में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो उस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। लेकिन वेयर एट द पॉइंट नियर द न्यूक्लियस, लेकिन वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है वहां पे न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट करेगा, तो एट दैट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस देन जीरो। तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो से भी कम हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो क्वांटिटी लेस देन जीरो इज नेगेटिव। इस वजह से हमने यहाँ पे इक्वेशन में क्या कर दिया, माइनस साइन इंडिकेट कर दिया, क्योंकि हम इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन को उठा के आर पोजीशन पे लेकर आ रहे हैं, और आर वो पोजीशन है जहां पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो से भी कम हो जाएगी, जो हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करें। तभी यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास नेगेटिव साइन आ गया। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसी था, बिल्कुल ऐसी था। तो हमने क्या किया जी,
वैल्यूज को पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे दोनों थोड़ा सा किया 1/mv² और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी -ZD² और 4πε0। अभी थोड़ी देर पहले हमने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था जी, आपके पास mv² जो होता है वो किसके ZD² और 4πε0 के है, जो हमने v² की वैल्यू पुट की। ठीक है जी, ये सारा पीछे मैं टॉपिक कर चुकी हूँ, आप बुक में देखोगे वो क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया जी, दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। एक वैल्यू क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी की है, दूसरी वैल्यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी की है। दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, जिसमें एनर्जी टोटल जो थी वो इक्वल थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं जी, सिंप्लीफाई कर लेंगे इस इक्वेशन को जी। सिंप्लीफाई जब करते हैं तो आपको पता है जी इस इक्वेशन में कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या चीज कॉमन निकल रही है इस इक्वेशन में? कॉमन जो निकल रहा है वो आपके पास जी कॉमन निकल रहा है जी, इसमें ZD² कॉमन निकल रहा है इसमें। अगर इन दोनों में देखो तो ZD² कॉमन है, डिवाइडेड बाय क्या चीज कॉमन आ रही है जी, पाई कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है आपके पास, ठीक है, और R कॉमन आ रहा है। जो चीज कॉमन नहीं है वो क्या है जी, 1/8, यानी कि वो आपके पास आ गया 1/8, ठीक है, -1/4, ये चीज आपके पास कॉमन नहीं है। ठीक है, ये हमने अंदर कर लिया। तो ZE² ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया आपके पास 1/8 -1/4। 1/8 -1/4 को जब आप एलसीएम लोगे, कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी, क्या होगा जी, ZE² ओवर, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/R आती है। तो हमारे पास ये जो अबव इक्वेशन थी, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आ गई जी, ZE² डिवाइडेड बाय 8πε0R। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, नाउ सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ R। हमारे पास अगर आपको याद हो पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था जी, R रेडियस की वैल्यू भी निकाली थी। अगर आपको याद हो तो हम वहां से R की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 17 जो भी हमने निकाली है उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो R जो हमने कैलकुलेट किया था पिछले उसमें वो क्या था जी, R इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो वो R इज इक्वल टू ε0 n² h² पाई mZ² था। ठीक है जी, ये चीज वैल्यू थी। इस वैल्यू को हमने उठाया है और उठा के हमने किस में पुट कर दिया जी, इधर से R की वैल्यू को उठाया है और इस इक्वेशन नंबर 17 में पुट कर दिया। पुट करते हैं जी, कैसे करते हैं जी, पुट E इज इक्वल टू -ZD² डिवाइडेड बाय 8πε0। R क्या था जी, दिस वन, तो दिस वन है, ये है आपके पास। यहाँ पे वैल्यू पुट करने लगी हूँ, क्या होगा जी, ε0 n² h² डिवाइडेड बाय पाई mZE² आ गया। ठीक है, आपको पता है ये चीज डिवाइड हो रही है तो ये फौरन कहाँ चली जाएगी, ऊपर चले जाएगी और ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू -ZE², और जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे पाई आ गया, m आ गया, z आ गया, E² आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी, 8πε0 n² और h² आए। यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास पाई पाई से कट गया तो पीछे आपके पास क्या बचा है जी, देखें जरा, m है, ZE² हो गया, ये दो z है, E² E4 हो गया आपके पास, 8 आ गया, ε0² आ गया आपके पास, m² और h² आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने सॉल्व कर ली, इन्होंने डायरेक्ट लिखी, मैंने सॉल्व करके आपको बता दी कि आपके पास जो होगा वो En की वैल्यू, जो अब एनर्जी की वैल्यू है, -mZ² E4 8 ε0² n² h² आ गया। यहाँ पे En क्या है, n क्यों लिख दिया है, n जो है वो बेसिकली nth ऑर्बिट की एनर्जी है। nth कोई सा भी हो सकता है, ऑर्बिट नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किसकी फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है जी, अब क्या करना है जी, हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास, हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करते हैं तो आपको पता है जी, हाइड्रोजन एटम के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन एक है तो इसका मतलब है वहां पे Z की वैल्यू क्या है, 1। ऑब्वियसली Z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पे Z² की जगह क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, -m, Z खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 है, E4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 ε0² n² और h² आ गया। अब इस इक्वेशन में अगर आप चेक करो तो इसमें m
E4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है। ऑब्वियसली इनकी सबकी वैल्यू कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्जेस हैं, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी, परमिटिविटी कांस्टेंट है, प्लास कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट नहीं है वो क्या है, n स्क्वायर। n स्क्वायर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है जी, तो ये आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लिया और जो वेरिएबल था उसे अंदर की तरफ लिख दिया। जी, ये जो इक्वेशन थी ये गिव हमें दे रही है, ये इक्वेशन हमें क्या दे रही है जी, गिव द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब हम तमाम वैल्यूज को पुट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है। अब आपको पता है पीछे हमने एक चीज स्टडी की थी कि अगर बहुत सारे कांस्टेंट हो तो हम सबको एक कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। ठीक है जी, हमने जब इन सबकी वैल्यूज को पुट किया, जो आपके पास एम E4 सॉरी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू को जब पुट किया तो वो वैल्यू जो आपके पास आई, उनको पुट की वैल्यू पुट करने के बाद वो क्या आई जी, माइनस 2.178 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 18 1/n स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास 20th इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जरिए आप हर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर देखो तो इस इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन आया है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसे न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन हैव बीन ब्रॉड, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से टूवर्ड्स द डिस्टेंस r लेकर आए हैं जहां पर न्यूक्लियस उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन जूल्स पर एटम है आपके पास। इफ दिस क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली एवोगैड्रोस नंबर आप लोगों को अच्छी तरह पता है। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब क्या होता है कि एक नंबर ऑफ मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। हम क्या करते हैं जी, अबव इक्वेशन को एवोगैड्रोस नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं किसे, बाय थाउजेंड्स। तो आपके पास En की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया जी, जो अबव इक्वेशन थी उसे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया है और 1000 से क्या किया आपने, डिवाइड किया है। तो जब ये सारा कैलकुलेट करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है 13.315, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो आपके पास ओवर एन स्क्वायर आ गया। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई किसकी, एनर्जी की। अब आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करके आप हर ऑर्बिट की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखें जरा, अगर हम एन हमारे पास अगर 1 है तो इसका मतलब एनर्जी फॉर 1 ऑर्बिट निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा, -13.35 और n स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्या है जी, 13.35 है। इसी तरह आप सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, यानी कि हर ऑर्बिट की आप एनर्जी को इस वैल्यू में पुट करके इजीली निकाल सकते हो। ठीक हो गया, देखिए यहाँ पे निकली भी है। E1 की एनर्जी आपने निकाली, E2 की निकाली, E3 की निकाली। अब देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिटल्स की तरफ जा रहे हैं एनर्जी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, नेगेटिव में जो फैक्टर कम होता है वो ज्यादा होता है और जो कम ज्यादा होता है वो कम हो रहा होता है। तो देखो पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13 में आ रही है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी उससे भी ज्यादा है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी उससे भी ज्यादा है। यानी कि हायर टूवर्ड्स, लोअर से हायर की तरफ जाओ तो एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जी, इसी तरह हमने इन्फिनिटी की भी निकाली। इन्फिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, वहां पे आपके पास जो इन्फिनिटी में वैल्यू होती है एनर्जी की वो 0 आती है। ठीक है जी, अब हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे जी, दो एनर्जी, दो लेवल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस अगर निकालो तो देखो आपको E2 माइनस E1 अगर हमने निकाला तो 984.99 आया। E3 और E2 के दरमियान डिफरेंस निकाला 182। इन्होंने क्या कहा, ये लोग कहते हैं कि एनर्जी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लो टू हायर, लेकिन इनके दरमियान एनर्जी का जो डिफरेंस है हायर ऑर्बिटल्स के दरमियान वो ऐसा सा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। डिफरेंस देखो, पहले पहले दो एनर्जी के दरमियान डिफरेंस 984 था, लेकिन E3 और E2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या होता है, कम होता जा रहा है, 182 है। E4 और E3 के दरमियान डिस्टेंस और कम होता जा रहा है, तो एनर्जी लेवल भी क्या होता जा रहा है, एनर्जी की वैल्यू भी कम होती जा रही है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड इन्फिनिटी, फर्स्ट और इन्फिनिटी के दरमियान जब एनर्जी वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास 13.31 किलो जूल आती है। और यही एनर्जी जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ
हाइड्रोजन है। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं जी, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम को आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी एटम को आयंस में कन्वर्ट, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जिसको आयनाइजेशन एनर्जी, द वैल्यू इज सेम एज डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। ये बिल्कुल वैसी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की। दीज वैल्यूज शो दैट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिटल ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम goes on decreasing sharply। ये हमें बताता है कि बोहर्स मॉडल ने हमें बताया था कि जैसे जैसे हम हाइड्रोजन में हायर लेवल्स की तरफ जाएंगे, इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। लेकिन माइंड में रखना है कि डिस्टेंस जो होता है वो एडजेसेंट ऑर्बिट में इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी, तो ये बहुत इजीली आपको ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला जो टॉपिक आता है वो आपके पास स्पेक्ट्रम का आता है। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? सिंपल बात है, आपने देखा होगा जी रेनबो जो बनती है, ठीक है, जो आपके पास रेनबो होती है, रेनबो कैसे होती है, जब आपके पास मॉइस्ट के ड्रॉपलेट्स एयर में रह जाएं, ठीक है, और सनलाइट उसमें पड़े, तो वो क्या करता है, जो व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है किसके अंदर, 7 लाइट्स के अंदर, 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सिंपल लैंग्वेज में इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन द रेडिएशन ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म है, आप लोग छोटी क्लासेस में करके आ रहे हो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट, कि जब रेडिएशन ऑफ लाइट को हम पास करते हैं किसी प्रिज्म से, तो रेडिएशन अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग, या तो वो मुड़ जाती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, अपना एंगल चेंज कर लेती है, बेंड कर देती है। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, कितनी वो बेंड हुई, डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, आपके फोटोन की वेवलेंथ पे। रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो बेंड कम करेगा, और जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, वो बेंड ज्यादा करेगा। ठीक है जी। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट जो होती है, आपको पता है जी, वो कंसिस्ट कर रही होती है रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। एक ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो तमाम बहुत सारी वेवलेंथ पे कंसिस्ट करती है, और जब ऑर्डिनरी वेवलेंथ को, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं, तो व्हाइट लाइट जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है इनटू रेडिएशन और डिफरेंट वेवलेंथ, जैसे आपके पास रेनबो बनती है। द कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमें कलर्स नजर आ रहे होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, वो कौन कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड and red, and their wavelength range from 400 nanometer to 750। अब ये बात क्या की है, कहते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल जो कलर्स नजर आते हैं, अगर उनकी वेवलेंथ की रेंज 400 से लेकर 750 नैनोमीटर है तो हमें नजर आएंगे। अगर 400 से कम होगी या 750 से ज्यादा वेवलेंथ होगी तो हमारी आई जो होती है, हम नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते, हम सिर्फ वही कलर्स देख सकते हैं जिनकी वेवलेंथ 400 से लेकर 750 तक है। इन एडिशन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम देयर आर 7 अदर, कहते हैं विजिबल रीजन के अलावा, यानी कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर इज अ विजिबल रीजन जिसके कलर्स हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम 400 से नीचे जाएंगे या 750 से ऊपर जाएंगे तो हमें कोई कलर नजर नहीं आएगा, कोई रेडिएशन नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये तो विजिबल रीजन था। विजिबल रीजन के अलावा भी हमारे पास 7 अदर रीजन है, जिसमें अल्ट्रावायलेट, यूवी आप कहते हो, एक्सरे, वायर, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। अगर 400 से कम वेवलेंथ आ रही है जो हमें नजर नहीं आ रही, तो उसमें कौन कौन से हैं जी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज, गैमा रेज एंड कॉस्मिक रे। और इसके अलावा क्या हो सकती है, एंड द स्पेक्ट्रम एंड दे पोजेस फोटॉन्स विद ग्रेटर एनर्जी, कहते हैं इनकी वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी क्या है, ग्रेटर है। क्योंकि आपने प्लांट्स में अगर याद हो चेक किया था कि एनर्जी का और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। अगर इसकी वेवलेंथ कम है इनकी, तो इनकी एनर्जीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ऑन द अदर साइड विजिबल रीजन 750 से अबव की तरफ जाएं तो आपके पास इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन आता है। ये शो कॉन्टिन्यूटी द वेवलेंथ ऑफ द टाइप। अब इनकी क्या है, वेवलेंथ इंक्रीज है, तो दैट्स मीन इनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हियर्स अ विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट व्हाइट लाइट व्हेन अ प्रिज्म इज पास इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सिंपल स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपके पास विजुअल डिस्प्ले हो या आपकी व्हाइट कंपोनेंट लाइट जब क्या करती है, किसी भी प्रिज्म से पास करे और आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाए, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो डिस्प्ले क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक हो गया। जस्ट लाइक रेनबो एग्जांपल मैंने बड़ी आपको दे दी, कॉमन एग्जांपल। ठीक है जी। स्पेक्ट्रम बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, वन इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अदर इज लाइन स्पेक्ट्रम। एक आपके पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है, दूसरा आपके पास क्या आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है जी, देयर इज नो गैप बिटवीन देम, कोई गैप नहीं। जैसे रेनबो है आपके पास, हर कलर दूसरे कलर के अंदर क्या हुआ, डिस्पर्स हुआ है, मिक्स हुआ है। आपको नहीं पता रेड कहां से शुरू, कहां पे खत्म हो रहा है, ब्लू कहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बाउंड्री लाइंस बिटवीन कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड, कि डिफरेंट कलर्स के दरमियान बाउंड्री लाइन नहीं होती। एक
कलर दूसरे कलर के अंदर डिफ्यूज हुआ होता है, ठीक है, वन कलर मर्जेस इनटू अनदर, एक कलर दूसरे के अंदर मर्ज हुआ है विदाउट एनी डार्क स्पेसेस, कोई स्पेसेस नहीं होती। बेस्ट एग्जांपल रेनबो है इसकी। इट इज ऑब्टेन, और ये कैसे होता है कि जब लाइट इमिटेड फ्रॉम सन और इनकैंडेसेंट सॉलिड लाइट या इलेक्ट्रिकल लाइट से या सन से जब आपकी लाइट फॉल करती है किसी भी रेनबो के ऊपर या मॉइस्ट के ऊपर, तो वो क्या करती है, डिफरेंट कलर्स शो करती है। बेसिकली आप कह सकते हो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इन बल्क। बल्क कहते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज मौजूद है, तो ये मैटर की प्रॉपर्टी है किसी भी बल्क में। अगला है जी एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम आता है। लाइन नाम बता रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम नाम क्या बता रहा है कि एक आपके पास कलर दूसरे कलर से क्या है, सेपरेट है बाय अ बाउंड्री, एक लाइन के जरिए। ठीक हो गया। अब इसमें दो टाइप्स आप पढ़ोगे, व्हेन एन एलिमेंट और इट्स कंपाउंड इज वोलेटिलाइज ऑन सेम। क्या इन्होंने बात की कि एलिमेंट है या एक कंपोनेंट है, आप उसे वोलेटिलाइज करो,